आप लोगों से कुछ बात की थी और जैसा कि आभा जी ने मुझसे कहा था कि मैं ग्राउंडेड थ्योरी पे कुछ आपके साथ बातचीत करूं, तो मैंने ये देखते हुए, आपकी आवश्यकता को देखते हुए ग्राउंडेड थ्योरी पे एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज़्यादातर उसमें मैं पीपीटीज को हिंदी में कर पाया हूँ, लेकिन जल्दबाजी में कुछ पिछले 3-4 दिनों में मैंने फिर सब उसको ठीक-ठाक किया, तो कुछ अंग्रेजी में रह गई। कोई बात नहीं, मैं आपसे हिंदी इंग्लिश मिला के बात कर लूँगा। और इसका उद्देश्य ये है कि ग्राउंडेड थ्योरी जो कि एक अपेक्षाकृत नई अप्रोच है, साहित्य में ही एक नई अप्रोच है, तो उसके बारे में थोड़ा आपको पता चले और अगर जीवन में कभी आवश्यकता पड़ती है पीएचडी लेवल पे या उसके बाद, तो आप ग्राउंडेड थ्योरी के मोटे-मोटे बिंदुओं को समझ सकें और ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच लगा के आप अपनी रिसर्च को पूर्ण कर सकें। तो ये क्या है, ये दूसरी रिसर्च से कैसे अलग है और क्वालिटेटिव में कैसे इसका जन्म हुआ, वो सारी बातें मैंने इन पीपीटीज में रखी है। मैं अब अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। जी सर, आप कर सकते हैं। उदो, आपने शायद सर को को-होस्ट कर दिया होगा। जी। सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जब मैं प्रेजेंट में जाके योर एंटायर स्क्रीन, तो इसमें तो आप ही की स्क्रीन आ रही है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसको अब योर प्रेजेंट स्क्रीन, इसमें प्रेजेंट स्क्रीन में आप ही की स्क्रीन दिखा रहा है ये। आगे आगे आगे। यस सर, आ गया। कैसे? हाँ, आ गया, ठीक है। चलो, तो अब मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों, आज के विषय का शीर्षक मैंने इस तरह से रखा है कि समाज विज्ञान में शोध कार्य की रूपरेखा और धरातल पर आधारित सिद्धांत। तो एक संदर्भ से रिलेट करते हुए मैं ये ग्राउंडेड थ्योरी तक पहुंचूंगा, और इसके लिए मैंने पहले समाज विज्ञान में शोध कार्य की रूपरेखा इसको लिया है। तो शोध कार्य की रूपरेखा के सामान्य प्रकार अगर हम देखें तो उसमें हम ये नॉर्मली आपको किताबों में 3 प्रकार मिलते हैं। एक तो एक्सप्लोरेटरी या खोजपूर्ण, और दूसरा डेस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक, और तीसरा डायग्नोस्टिक या साइंटिफिक। इसके अलावा मैंने 2 और इसमें जोड़े हुए हैं, क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र एक महत्व है। एक है ऑपरेशंस रिसर्च या अनुयोजन शोध, और 5वां है धरातल पर आधारित सिद्धांत। ये ग्राउंडेड थ्योरी को मैंने हिंदी में काफी सोच विचार के मुझे लगा कि इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो मुझे लगा कि ये धरातल पर आधारित सिद्धांत एक ऐसा फ्रेज है जो क्लियरली बताता है कि ये अप्रोच किस प्रकार की हो सकती है। तो पहले तो खोजपूर्ण
मैंने शायद पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा भी की थी कि खोजपूर्ण का मतलब ये कि जब किसी विषय के बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं होता, उसमें क्या आयाम है, क्या उसकी जटिलता है और कितना उसका मैग्नीट्यूड है, सीवियरिटी है किसी सोशल प्रॉब्लम की, जब कुछ भी नहीं मालूम होता तब जो हम पद्धति अपनाते हैं उसको खोजपूर्ण कहते हैं। और अभी मैडम ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, इथनोग्राफी। तो ये क्वालिटेटिव वर्क, इथनोग्राफिक वर्क, ये करके हम उस प्रॉब्लम से परिचित होने का प्रयत्न करते हैं। और मैंने पिछली बार जब क्वालिटेटिव की बात की थी तो ये इन दो अपने अध्ययनों का जिक्र किया था, एक तो टीएनए इन हिमाचल प्रदेश और दूसरा रिप्रोडक्शन के प्रति मुस्लिम का एटीट्यूड या दृष्टिकोण। उसके बाद वर्णनात्मक में होता है कि हमें अब विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम है और हमें ये भी मालूम है कि इस विषय के विभिन्न आयाम क्या हैं और हमें उन आयामों पर अब आंकड़े एकत्रित करने हैं। तो उसके लिए जो डिजाइन इस्तेमाल होता है उसको हम वर्णनात्मक, क्योंकि वर्णन करना है, वर्णनात्मक, और ये क्वांटिटेटिव होता है, जबकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राय क्वालिटेटिव ही होती हैं। ये डेस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक होती है, यहाँ मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम क्वांटिटी के माध्यम से, मेजर्स के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से अब चीजों को समझना चाहते हैं। इसको जैसे एक तो समस्या ये हो सकती है इसमें खोजपूर्ण और वर्णनात्मक में, आप ऐसे ही अंतर समझिए जैसे कि कोलंबस और वास्को डी गामा में। तो कोलंबस की तो खोजपूर्ण यात्रा थी, एक बहुत ही ब्रॉड गोल उसको मालूम था कि कोई ऐसा देश है, वहां बहुत समृद्धि है और वहां जाया जाए, तो वो पहुंच गया अमेरिका। लेकिन वास्को डी गामा के आते आते चीजें थोड़ा सा बेहतर मालूम थी और वो फिर इंडिया की यात्रा कर पाया। तो एक तो खोजपूर्ण, जब हमें कुछ भी नहीं मालूम होता, और वर्णनात्मक जब मालूम है, जैसे मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में निम्हांस बेंगलोर ने ये सर्वे कराया था। तो अब ये इसलिए संभव हो पाया कि पहले एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के माध्यम से, एक लंबी परंपरा के माध्यम से, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ में मेंटल हेल्थ की स्टडीज की एक लंबी परंपरा है और कई लोग आईआईटी कानपुर में भी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, एक बार जब हमें खोजपूर्ण अध्ययन से, खोजपूर्ण रूपरेखा से मालूम हो गया कि मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, तो हमें पता लगा कि उसमें डिप्रेशन है, उसमें एंजाइटी है, उसमें सब्सटेंस यूज है, यानी कि दारू की या गांजे, भांग और किसी केमिकल, किसी ड्रग्स की आदत पड़ जाना, ये भी शामिल है, नींद ना आना शामिल है। तो ये जब एक बार पता लग गया तो फिर अगला सवाल आता है कि हिंदुस्तान में कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, हिंदुस्तान में कितने लोगों को एंजाइटी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस एज ग्रुप के हैं, और मेल्स में डिप्रेशन कितना है, फीमेल्स में डिप्रेशन कितना है, गांव में कितना है, शहर में कितना है। तो इसके लिए तो क्वांटिटेटिव स्टडी करनी पड़ेगी और डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस यूज, ड्रग्स, स्लीपलेसनेस, इन सब चीजों के मेजर्स डेवलप करने पड़ेंगे। मेजर्स, हम लोगों के मेजर्स वाक्यों के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन वो उन वाक्यों का प्रयोग, उन मदों का प्रयोग हम किसी चीज के मापन के लिए करते हैं, इसलिए उसको मापन कहते हैं। तो ये मापन करके हमने 15-16 में पहली बार ये एक मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ और इसमें हमें ये पता लग गया कि भारत में इतने % लोग मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि कितने डॉक्टरों की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, कितनी उपलब्धता है, कितने हॉस्पिटल्स की उपलब्धता है, कितनों की आवश्यकता है। तो अब हम मेंटल हेल्थ पे और विस्तार से बात कर सकते हैं। ये वर्णनात्मक है। फिर आता है जो पहले की किताबों में यही सब लिखा था कि
जो बेस्ट रिसर्च डिजाइन है, ये जिसको हम साइंटिफिक या वैज्ञानिक कह सकते हैं, वो नैदानिक होता है। उसमें हम किसी चीज का निदान ढूंढते हैं, कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसमें हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स यानी कि प्रायोगिक विधि का प्रयोग करते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से किन किन से प्रभावित होते हैं और कितना प्रभावित होते हैं। या इसके लिए फिर कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस है, रिग्रेशन है, पाथ एनालिसिस है, फैक्टर एनालिसिस है। इन सब टेक्निक्स का सहारा लेके सर्वे डेटा के आधार पर भी एक्सपेरिमेंटल टाइप के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और लेकिन ये पद्धति मेडिकल साइंस में ज्यादा प्रयोग में आती है, जिसमें कि हम किसी नई दवा की एफिकेसी टेस्ट करना चाहें, उसके ऑलरेडी हमारे पास बायोकेमिकल मॉडल्स अवेलेबल हैं और मोलिकुलर बायोलॉजी के हिसाब से वो ड्रग सही है, एनिमल ट्रायल के हिसाब से भी सही है। अब ह्यूमन ट्रायल होना है तो ह्यूमन ट्रायल में फिर हम एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेके, कंट्रोल ग्रुप में हम कुछ नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो दवा प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि उससे वास्तव में फायदा हो रहा है या नहीं, और कोई साइड इफेक्ट हैं, कुछ काउंटर इफेक्ट्स हैं, तो उनका भी पता लग जाता है। तो ये इसको कहते हैं नैदानिक, निदान, कार्य कारण की तलाश, कार्य कारण की स्टडी के लिए। और ये वो डिजाइन होता है जिसमें कि हाइपोथेसिस भी बनाया जाता है। एक्सप्लोरेटरी में कोई हाइपोथेसिस नहीं होता क्योंकि पता ही नहीं है कुछ। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी किताबों में आपको ये मिलेगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंत में हम एक हाइपोथेसिस, एक प्रकल्पना उत्पन्न कर सकते हैं और बाद में आगे चल के नैदानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा उस परिकल्पना या प्रकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। उसके अलावा अनुयोजन शोध, अभी अनूप सिंह जी ने कहा था कि हमने कुछ मिनिस्ट्री के इवैल्यूएशन और उस तरह के काम भी किए, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के काम। हाँ, बहुत सारे किए। तो ये जो काम है, कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी भी या इंडस्ट्री में जो भी कोई रणनीति बनाने वाले हैं, कि चाहे वो मार्केट रिसर्च हो, चाहे ऑपरेशन रिसर्च हो, चाहे इकोनोमेट्रिक्स हो, उसमें हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ये हमारा गोल है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं और हमारे पास ये 2-3 पॉसिबल डिसीजन है, इनमें से कौन सा लूं। तो उस तरह की जो रिसर्च है उसके लिए हम ऑपरेशन रिसर्च इस्तेमाल करते हैं शब्द। इसमें एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल टाइप की भी हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी हो सकती है, जिसमें कि हम अपने जो कारण वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनका कार्य पर प्रभाव देखते हैं। या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जहाँ पे पॉसिबल है वो भी की जा सकती है। अभी मैंने शायद लास्ट टाइम आप लोगों के सामने इसका जिक्र किया था कि इंडिया में पहली कायदे की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो IIPS मुंबई ने शुरू की है और हर 3 साल पे 45 से ज्यादा उम्र के लोगों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, वर्क, ऑक्यूपेशन, सोशल कैपिटल, सोशल रिलेशनशिप्स, इन सारी चीजों, घर की स्थिति, वैवाहिक जीवन, सारी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। तो हमारे पास एक लंबे समय तक उसी ग्रुप का 3-3 साल के गैप पे डेटा उपलब्ध होगा और हम बहुत सारे निष्कर्ष उससे निकाल सकते हैं। इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब आज का जो विषय है वो है धरातल पर आधारित सिद्धांत। मुझे मालूम नहीं कि मेरी हिंदी बिल्कुल सही है या नहीं, लेकिन पहले मैंने एक आध लेक्चर में कहीं कहीं इसके लिए भूमिष्ठ सिद्धांत का प्रयोग किया था, लेकिन मुझे लगा कि भूमिष्ठ शब्द से तो बिल्कुल इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, लेकिन वो इसका सही अर्थ होगा धरातल पर आधारित सिद्धांत। और
क्यों होगा ये मैं अभी बताने वाला। तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो एक बीजी ग्लेसर और एंसेल्म स्ट्रॉस, ये दो सोशियोलॉजिस्ट थे। बाद में सब साइकोलॉजी में ज्यादा इनके वर्क को रेफर किया गया, और आज सोशियोलॉजिस्ट से अधिक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि एक ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच यूज करते हैं। तो ग्लेसर और स्ट्रॉस ने 1965 में एक किताब लिखी थी, उसका टाइटल था अवेयरनेस ऑफ डाइंग। और उसके बाद 67 में एक किताब लिखी, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड स्ट्रेटजीज फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। ये शुरू की दो वो क्लासिकल किताबें हैं जिनसे कि ग्राउंडेड थ्योरी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद और तमाम लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी को यूज किया। ग्लेसर और स्ट्रॉस के एक साथ और अलग अलग पेपर्स भी उपलब्ध हैं, दूसरे लेखकों के साथ मिलकर पुस्तकें और पेपर्स उपलब्ध हैं। क्लीन मैन का वर्क है, और साइकोलॉजी में फिर कैथी चार्माज का वर्क है, और अब तो बहुत सारे क्षेत्रों में ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हम मिश्रित पद्धति अपना सकते हैं। मिश्रित माने इसमें क्वांटिटेटिव भी लगा सकते हैं, क्वालिटेटिव भी लगा सकते हैं। ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने कहा कि इसमें हम फ्री हैं कि किसी भी पद्धति को इस्तेमाल करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अब इसकी मोटी मोटी बातें क्या, मेरा आज का उद्देश्य यही है कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको मोटे मोटे तौर पे पता लग जाए कि ग्राउंडेड थ्योरी है क्या, और कहीं इसकी चर्चा होती है तो आप कुछ मूल पुस्तकों, जर्नल्स, पेपर्स का नाम भी बता सकें, अप्रोच के बारे में भी बता सकें, और समझ सकें खुद के लिए कि अगर मैं ग्राउंडेड थ्योरी लगाऊं तो मुझे क्या करना होगा। ये स्ट्रॉस जो थे ये कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे, और इन्होंने ग्लेसर उस समय कोलंबिया में काम कर रहे थे, उनको अपने पास बुला लिया शुरू में आरए के रूप में, फिर दोनों ने मिलकर काम किया, और उन्होंने एक ऐसे विषय का अध्ययन किया जिसकी कि फिर साहित्य में, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के साहित्य में एक लंबी परंपरा ही शुरू हो गई, और उसके बाद एक नया फील्ड पैदा हो गया। और उन्होंने ये स्टडी की कि मृत्यु का अनुभव क्या होता है, मृत्यु के अनुभव के बारे में वो जानना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि आजकल अधिकतर लोग, और जैसा उन्होंने लिखा था स्ट्रॉस, ग्लेसर स्ट्रॉस ने कि 50% से भी अधिक लोग हॉस्पिटल्स या हॉस्पिसेज में उनकी मृत्यु होती है, तो वो उसके बारे में समझना चाहते थे। अवेयरनेस ऑफ डाइंग ये उनका विषय था। मुझे लगता है कि ये जो किताब का टाइटल है ये भी बाद में ही बना होगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच का मतलब ये कि उनको पहले से कुछ भी पता नहीं था वो क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। बस इतना पता था कि वो मृत्यु के अनुभवों, मृत्यु का आनुभाविक अध्ययन करना चाहते हैं। अच्छा, तो इसमें उनका जो केंद्र था अध्ययन का वो था इंटरेक्शन, अंतःक्रिया किस किस के बीच, पेशेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और उन पेशेंट्स के रिलेटिव्स, उनके अपने स्पाउसेज, पति पत्नी या उनके कोई सब्स्टिट्यूट, सरोगेट्स, वो, और तो ये तीन मेन चीज है। इसके लिए उन्होंने एक बार ये तय कर लिया कि हम मृत्यु का अनुभव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा हॉस्पिटल से ही आएगा, जब हॉस्पिटल में वो अध्ययन कर रहे हैं तो। और उसके लिए उन्होंने काफी समय इमरजेंसी रूम्स में बैठे, जीरियाट्रिक जहाँ बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, पीडियाट्रिक्स वहां बैठे, जीरियाट्रिक माने जहाँ बूढ़े लोग भर्ती होते हैं, और तो मतलब वो सारे एजेज को और कारणों को कवर करना चाहते थे। इमरजेंसी रूम में तो एक्सीडेंट्स, कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। और जीरियाट्रिक केयर जहाँ पे कि बूढ़े एडमिटेड हैं, पीडियाट्रिक माने बच्चों का विभाग। तो इन
उन्होंने तय किया कि हम जहां भी डेथ्स होती हैं, डेथ या तो इमरजेंसी रूम्स में होती हैं, या बूढ़ों के वार्ड में होती हैं, या बच्चों के वार्ड में होती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी काफी हाई रहती है। और एक बार उस समय की जो आंकड़े थे उसके हिसाब से एक बार जो 1 साल 2 साल जी गया, वो 50-60 साल तक तो आराम से फिर जी जाता था। तो बच्चों में है मोर्टेलिटी, और सबसे ज्यादा बूढ़ों में है, और इमरजेंसी रूम्स में जहाँ एक्सीडेंट्स वगैरह के लोग आते हैं। और 6 हॉस्पिटल उन्होंने लिए, जिनमें प्राइवेट भी थे और स्टेट सरकारी भी थे, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि हो सकता है कि मृत्यु का अनुभव प्राइवेट में अलग हो और स्टेट में अलग हो। तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी, किसी आदमी को कुछ दिनों से वो भर्ती है, मेदांता में है, अपोलो में है, तो उसके अनुभव अलग होंगे, उसके संबंधी रिश्तेदारों के अनुभव, उसकी पति पत्नी के अनुभव अलग होंगे, और अगर आपके कानपुर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसके अनुभव अलग होंगे। और फिर उन्होंने एक और चीज ये भी देखी कि कई बार लोग तुरंत मर जाते हैं हॉस्पिटल में आने के कुछ ही समय बाद, कुछ लोग हॉस्पिटल में काफी लंबे समय तक के लिए भर्ती रहते हैं। तो उन्होंने फास्ट और स्लो डाइंग इसको भी अपने विषय में डाला। और ये सब ये सब तय करके, मेन चीज ये है ग्राउंडेड थ्योरी की, ये सब चीजें वो तय करके नहीं गए शुरू से ही, वो अध्ययन करते रहे, और जो जो चीजें दिमाग में आती रही उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते रहे। तो जैसे उन्हें लगा कि भाई मृत्यु का अनुभव, जो तुरंत मर जाते हैं तो उनका अलग होता है, जो काफी दिन भर्ती रह के मरते हैं उनका अलग होता है, और इसलिए उन्होंने जीरियाट्रिक और पीडियाट्रिक्स को पकड़ा, इमरजेंसी को पकड़ा। और उन्हें ये लगा कि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में अलग अलग किस्म के अनुभव होते हैं, तो अलग अलग उन्होंने दोनों तरह के हॉस्पिटल्स अपने अध्ययन में शामिल किए। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा कि कई बार जो पेशेंट है, जो मरने वाला है, उसको ये पता होता है कि मैं मरने वाला हूँ, और कई बार उसको ये पता नहीं होता, या वो शक करता है कि शायद मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो ये एक चीज है कि दोनों तरह के पेशेंट, तीनों तरह के पेशेंट्स उन्होंने देखे। फिर उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा कि खासतौर से जो 67 की उनकी ग्राउंडेड थ्योरी स्ट्रेटजीज की किताब है, द डिस्कवरी तो आज क्वालिटेटिव रिसर्च की बाइबल ही हो गई है, द डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में उन्होंने कहा है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च को, वैसे बाय ट्रेनिंग ये लोग क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग वाले थे, और मर्टन का स्टूडेंट था। मर्टन क्वांटिटेटिव है सोशियोलॉजी में, और ग्लेसर का टीचर था। टालकट पार्सन भी उसके टीचर रह चुके थे तो कैलिफोर्निया में। और इन्होंने क्वालिटेटिव काम शुरू किया है। अक्सर होता है कि स्टूडेंट अपने सुपरवाइजर के काम को भी क्रिटिसाइज करता है, उसके मेथड, उसके दिमाग में आता है कि मैं कुछ नया करूं। तो इन्होंने कुछ नया किया, और अपने सुपरवाइजर्स, अपने टीचर्स टालकट पार्सन और रॉबर्ट मर्टन, इन लोगों की क्वांटिटेटिव अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। लेकिन वो इस बात से नकारते नहीं है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच में इस बात की क्षमता है कि वो वैज्ञानिक और सार्वभौमिक किस्म के गणित टाइप के सूत्रों को जन्म दे सके, जो सर्वमान्य हो, ऑब्जेक्टिव हो। तो इन्होंने कहा कि हम क्वालिटेटिव को भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक में क्वालिटेटिव अप्रोच की एडवोकेसी की, लेकिन ये दिखाने की कोशिश भी की कि क्वालिटेटिव अप्रोच से भी हम क्वांटिटेटिव जैसी जनरलाइजेबल और यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हम कुछ खास किस्म के तार्किक पद्धतियों और कोडिंग वगैरह को इस्तेमाल करें। और फिर उन्होंने टालकट पार्सन और मर्टन का क्रिटिसिज्म भी किया, और इनका अध्ययन इस पे रहा मुख्य रूप से कि स्टाफ मेंबर्स एफर्ट्स टू कोप विद टर्मिनलिटी। वो ये देखना चाह रहे थे कि पेशेंट में, देखना चाह रहे थे, ये मुझे नहीं कहना चाहिए,
उन्होंने ये देखा कि पेशेंट की जो अवेयरनेस है डेथ की, उससे किस तरह से नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट के जो तीमारदार हैं वहां पे, जो उनके सगे संबंधी उपस्थित रहते हैं हॉस्पिटल में, उनके पारस्परिक संबंध कैसे प्रभावित होते हैं, ये उनकी स्टडी का मुख्य केंद्र बिंदु था। तो उन्होंने जहां तक उनकी मेथोडोलॉजी की बात है, मैंने ये उनकी किताब से ही एक कोट रखा है कि ये लोग नर्सेस के स्टेशन पे जाके बैठे, जहां नर्सें बैठती हैं, स्टाफ मीटिंग्स अटेंड की और पेशेंट से बातें की। उन्होंने स्टाफ के कुछ फॉर्मल इंटरव्यूज भी किए और उनसे प्रश्न पूछे जो कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम इंटरव्यू शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और उससे जो थ्योरी निकल के आई वो एक आई ओपनर थी। और इनकी थ्योरी ये निकल के आई कि पेशेंट केयर was affected by the awareness level of the dying process by nurses, physicians and patients। के नर्सेज, फिजिशियंस और पेशेंट, इन तीनों को, नर्सों को, डॉक्टरों को और मरीजों को, तीनों को जो डेथ की अवेयरनेस है, हो सकता है नर्सेज को हो, पेशेंट्स को ना हो सकता पेशेंट्स को हो, फिजिशियंस को ना हो, जो भी है, जो ये अवेयरनेस का अनुभव, ये जो अवेयरनेस है कि मैं मरने वाला हूँ या ये मरीज मरने वाला है, इससे पेशेंट केयर किस तरह से प्रभावित होती है। बहुत छोटी सी बात है, उससे पहले लोगों के दिमाग में ये कभी आया भी नहीं कि ऐसा भी कुछ अध्ययन का विषय हो सकता है। और ग्राउंडेड थ्योरी में इन्होंने कोई पुरानी चल रही साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ या सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ की थ्योरी को टेस्ट नहीं किया। चाहते तो वैसा कुछ कर सकते थे, चाहते तो पार्सन्स का बायोमेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ या फंक्शनल थ्योरी ऑफ हेल्थ वो सब लगा के टेस्ट कर सकते थे ना। ये इन्होंने कहा कि हम नए ढंग से देखेंगे चीजों को, कोई नई थ्योरी निकल के आएगी। और बस इन्होंने खाली नर्सेस के साथ बैठना, इमरजेंसी रूम्स में रहना, आईसीयू वार्ड्स में रहना, पेशेंट से बातें करना, उनको ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना उनका, और कुल मिला के पेशेंट, फिजिशियन, नर्सेज और पेशेंट्स के सभी संबंधियों का व्यवहार ऑब्जर्व करना, ये करना शुरू कर दिया। और उससे जो थ्योरीज निकल के आए उसको उन्होंने कहा कि ये ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंडेड माने जमीन से कहीं, जमीन माने वो कंसेप्ट या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, कुछ थ्योरेटिकल लेंसेज से निकल के नहीं आ रही, वो अनुभवों पर आधारित है। अनुभव, यहाँ पे अनुभव के धरातल पर आप कह सकते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी अनुभव के धरातल पर आधारित है। और फिर उसमें अब एक और जो ग्राउंडेड थ्योरी का कंट्रीब्यूशन या योगदान है वो है कि हम नए किस्म से और ओपन किस्म से स्टडी करके हम क्या जनरेट करते हैं। तो कंसेप्ट्स हैं, कैटेगरीज है। एक उनको लगा कि इस पूरे प्रोसेस में अवेयरनेस ऑफ डाइंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तभी उन्होंने वो अवेयरनेस ऑफ डाइंग को स्टाफ, नर्सेज, फिजिशियंस, पेशेंट्स, केयर गिवर्स, उनके पारस्परिक संबंधों, व्यवहार के ऊपर उसका प्रभाव देख पाए। तो एक कंसेप्ट जनरेट हुआ। कंसेप्ट था अवेयरनेस ऑफ डाइंग। ये रिसर्च से ही निकल के आया। अवेयरनेस ऑफ डाइंग पे पहले स्टडीज नहीं हुई थी, तो उन्होंने फिर उसकी कैटेगरीज बनाई कि जब आप कोई कंसेप्ट डेवलप करते हैं अनुभव के आधार पे, डेटा के आधार पे, तो फिर उसकी कैटेगरीज बनाते हैं कि अवेयरनेस ऑफ डाइंग का क्या मतलब है, किस किस तरह की अवेयरनेस ऑफ डाइंग हो सकती है। तो उसका उन्होंने नाम दिया क्लोज्ड अवेयरनेस। क्लोज्ड अवेयरनेस का मतलब ये कि मरीज मरने वाला है, नर्सिंग स्टाफ और फिजिशियंस तो इस बात से अवगत हैं, लेकिन उन्होंने ये बात पेशेंट को नहीं बताई है। अब इसके इथिकल एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं, नैतिक मॉरल एस्पेक्ट देखे जा सकते हैं, पर ये एक कैटेगरी है।
दूसरी कैटेगरी है कि सस्पेक्टेड अवेयरनेस, कि जिसमें कि पेशेंट डाउट में है, पेशेंट को क्लैरिटी नहीं है कि वो बचेगा या मर जाएगा। ज्यादातर उनके वार्ड्स में हार्ट के, कैंसर के, इस तरह के बूढ़े मरीज ज्यादा थे जिन्होंने काफी समय हॉस्पिटल में बिता लिया था। और ये पेशेंट्स बीच बीच में कंफर्म करते रहते हैं कि हम बचेंगे या मर जाएंगे। और एक तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई, म्यूचुअल प्रिटेंस अवेयरनेस। प्रिटेंस माने एक तरह से बनावटीपन, बनावटी बातें करना। तो प्रिटेंस में क्या होता है कि पेशेंट को भी पता है कि मैं नहीं बचूंगा, और स्टाफ को भी पता है कि पेशेंट नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पर जाहिर नहीं करते। तो ये म्यूचुअल प्रिटेंस, दोनों ही बनावट, ना तो पेशेंट ये जाहिर करता, ना स्टाफ ये जाहिर करता कि पेशेंट मरने वाला है। ओपन अवेयरनेस, ओपन अवेयरनेस का मतलब ये कि जो पेशेंट है उसे पता है कि मृत्यु नजदीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों का प्रिटेंस चलता है और उसके बाद ओपन अवेयरनेस आ जाती है। मतलब पहले कुछ दिन शक में रहते हैं पेशेंट, या प्रिटेंड करते हैं, उन्हें पता है कि हम नहीं रहेंगे, फिर भी प्रिटेंड करते हैं, और उसके बाद वो स्वीकार कर लेते हैं कि अब हम मरने वाले हैं। तो मूवमेंट ऑफ अवेयरनेस फ्रॉम एमपीए टू ओए। प्रश्न ये है कि ये जो अवेयरनेस है, डाइंग की जो अवेयरनेस है, ये स्टाफ, यानी कि यहाँ विशेषकर नर्सिंग स्टाफ की बात हो रही, स्टाफ की साइकोलॉजी और व्यवहार, उनकी मनोदशा और उनके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। और इसी तरह से जो पेशेंट्स, रोगियों के जो संबंधी वहां पे उपस्थित हैं, और रोगियों की स्वयं की मनोदशा और रोगियों के स्वयं का व्यवहार नर्सेस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, डॉक्टर के साथ, वो किस तरह से प्रभावित होता है। इससे एक रिसर्च की, जो मैंने कहा कि लंबी परंपरा शुरू हो गई, और उसका नाम दिया गया एंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब एंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जीवन की समाप्ति की प्रक्रियाएं, जीवन की समाप्ति की प्रक्रियाएं नाम से ये एक अनुसंधान की नई परंपरा प्रारंभ हुई, जिसमें समाजशास्त्री भी काम कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट, सब तरह के लोग अब काम कर रहे हैं। एक ग्लेसर एंड स्ट्रॉस की स्टडी के बाद ये एक नया विषय अपने आप में तैयार हो गया। डेथ की उन्होंने ये देखा कि डेथ भी एक कंसेप्ट है, और उसकी क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि डेथ की भी कैटेगरी, अधिक कंसेप्ट्स हैं और कैटेगरीज है, और ये कंसेप्ट्स और कैटेगरीज बिना हॉस्पिटल में बैठे, बिना नर्सेस के साथ बैठे, बिना उनका इंटरव्यू लिए, बिना पेशेंट से बात करे, बिना लंबा समय हॉस्पिटल में बिताए, ये दिमाग में नहीं आ सकती थी, इसलिए धरातल पर आधारित है। तो उन्होंने डेथ, अब इस कंसेप्ट की भी कैटेगरी बनाई। डेथ एक विचार ही तो है, और वो विचार कितने स्वरूप ले सकता है, उसको हम कैटेगरी कहें। तो मृत्यु का विचार, मृत्यु का जो कंसेप्ट है, प्रत्यय है, जो एक अवधारणा है मृत्यु की, वो कितने स्वरूप, किन 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 श्रेणियों में उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो है, आप पहले सोचेंगे कि इसकी क्या श्रेणी होंगी। उनके हिसाब से, जो उनकी रिसर्च से संबंधित था, वो ये श्रेणियां थी कि सर्टेन डेथ एट ए नोन टाइम, पता है कि मृत्यु निश्चित है और इस समय पे होगी। सर्टेन डेथ एट अननोन टाइम, निश्चित है लेकिन ये नहीं पता है कि कल मरेंगे या 15 दिन बाद मरेंगे। अनसर्टेन डेथ बट ए नोन टाइम व्हेन द क्वेश्चन विल बी रिजॉल्व, ये पता है कि डेथ अनसर्टेन है, अनिश्चित है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते और बाद, कि ये पता लग जाएगा कि हम मरने वाले हैं या बचने वाले हैं। और एक कैटेगरी है अनसर्टेन डेथ अननोन टाइम,
दोनों चीज के बारे में अनसर्टेनिटी है, और ये पता नहीं है कि हमारा बचना या मरना ये कब सुनिश्चित होगा। और फिर आता है मैकेनिस्टिक कम्युनिकेशन ऑफ डिस्कशन नेगोशिएशन। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च का विषय है कि स्टाफ या उनके पेशेंट्स के रिलेटिव्स या डॉक्टर कौन उनको बताए, किन शब्दों में बताए, किस तरह से बताए, किस तरह का डिस्कशन पेशेंट्स के साथ किया जाए कि उनको लाभ हो। उनको ये जान के कि बहुत तरह के लाभ हो सकते हैं। कोई अपने अंतिम विल लिख सकता है, कोई शांति से अपने और कुछ बातें दिमाग में हैं अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से कर सकता है। और पता है कि मृत्यु तो होती है, जो भी मनुष्य है मृत्यु होती है, डिग्निफाइड तरीके से, बिना शोर शराबे, बिना रोए धोए वो मर सके, हंसते हुए मर सके। और ये भी हो सकता है कि जब उसको आप पेशेंट को बताएं कि तुम मरने वाले हो तो उसकी हालत और खराब हो जाए। तो ये सब रिसर्च की बातें हैं जो ग्लेसर एंड स्ट्रॉस के काम से निकल के आए। अब धरातल पर आधारित सिद्धांत की रणनीति के प्रमुख बिंदु क्या हैं? एक तो ये कि इसमें किसी सिद्धांत का परीक्षण नहीं करते। ग्लेसर के टाइम तक टालगट पार्सन्स हेल्थ पे लिख चुके थे, और मार्क्सिस्ट लोग हेल्थ पे लिख चुके थे। कार्ल मार्क्स के कैपिटल में तो हेल्थ और डाइंग पे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी वगैरह पर काफी लंबा डिस्कशन है। कैपिटल में काफी पेजेज मजदूर वर्ग के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को डिवोटेड है। मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे ही बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े कायदे से उसी लैंग्वेज जिसमें कि आज के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और डेमोग्राफर्स लिखते हैं। कितना टाइम पहले कार्ल मार्क्स ने उन सबको लिखा था। तो ग्लेसर स्ट्रॉस चाहते तो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ऑफ हेल्थ की तरह से वो भी ये कह सकते थे कि मैं ये पार्सन के फंक्शनल थ्योरी का टेस्ट करना चाहता हूँ, सही है या नहीं है, उसमें कोई सुधार करना चाहता हूँ। या कुछ लोग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज करते हैं हेल्थ में, कुछ लोग फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमें डेथ डाइंग वगैरह के बारे में कुछ नए सिद्धांत समझने हैं। अच्छा, ग्राउंडेड थ्योरी के हिसाब से कोई एक अकाट्य सत्य नहीं है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो हमेशा के लिए और हर एक के लिए लागू हो सके। तो थ्योरी एक प्रकार का विचार है, और वो विचार परिवर्धित, संशोधित, परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ मैंने बुद्धा का चित्र इसलिए डाला जानबूझ के कि जैसे बुद्ध ने किसी भी विचार की निरपेक्षता को रिजेक्ट किया और विचारों के आने जाने और उसके सापेक्षिक महत्व को बल दिया, तो मुझे लगा कि ये ग्राउंडेड थ्योरी तो एक तरह से हमारे देश में जो बुद्ध का विचार था उसके जैसी है। इसमें रिलेटिविज्म, विचार हैं, आप ही के मन में अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। कभी आपको लगता है ये सही है, कभी आपको लगता है वो सही है, फिर जीवन में अनुभव करते हैं, फिर अनुभव के आधार पर अपने विचारों को संशोधित करते रहते हैं, ये चलता रहता है। तो ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने ये इंटरेस्टिंग बात कही कि कोई एक अकाट्य सत्य नहीं है, सारे सिद्धांत अस्थायी हैं। यही बात बुद्धा ने कही, और इन्होंने गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च से प्रारंभ किया। ये पूरी अप्रोच ही क्वालिटेटिव थी। भाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फील्ड वर्कर यही तो करते हैं कि फील्ड में जाके बैठ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फील्ड की एक्टिविटीज में। ये लोग गए हॉस्पिटल में बैठ गए, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सों के साथ, इमरजेंसी रूम में, और जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक केयर। और दूसरे तो गुणात्मक शोध से ही प्रारंभ हुआ, और एक वस्तु संबंधित सिद्धांत। फिर उन्होंने कोशिश की कि क्वालिटेटिव अप्रोच जो कि सब्जेक्टिव मानी जाती हैं और विवादास्पद रहती हैं, क्या हम उनसे कुछ नए और वैलिड एक्सप्लेनेशंस, कुछ वैलिड थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं। और इन्हें लगा कि हाँ, उसका एक मार्ग है, अगर हम प्रॉपर तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से कोडिंग प्रोसीजर को अपनाते हैं
और तो हम एक सिद्धांत निकाल सकते हैं। जैसे इनका सिद्धांत ये निकला कि डाइंग की अवेयरनेस, मृत्यु की चेतना से स्टाफ, पेशेंट और उनके रिलेटिव्स का प्रभाव और उनका मनोविज्ञान, मनोदशा प्रभावित होते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत था जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये इंडिया में भी लागू होगा, ये अमेरिका में भी लागू होगा, ये यूरोप में भी लागू होगा। तो ये एक कोशिश थी कि क्वालिटेटिव अप्रोच से हम किन विधियों से विश्लेषण करें आंकड़ों का, या धरातल से जो प्राप्त अनुभव है उनका कैसे विश्लेषण करें कि एक हमको मौलिक और वैध वक्तव्य भी निकल के आ सके। ये एक और काम से, ग्लेसर होल्टन के काम से एक पैराग्राफ है जो मुझे लगता है कि उपयोगी सिद्ध होगा, कि ग्राउंडेड थ्योरी स्टैंड्स अलोन एज ए कंसेप्चुअल थ्योरी जनरेटिंग मेथोडोलॉजी। ये एक ऐसी प्रविधि है जिससे कि कंसेप्चुअल थ्योरीज डेवलप की जा सकती हैं। इसमें ये कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं, मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जबकि इंटरव्यूज या साक्षात्कार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स है डेटा का। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में हर एक डेटा, ऑल इज डेटा, सारे डेटा, मतलब हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी डेटा हैं। अगर हम डाइंग का अनुभव करें तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, मॉर्टेलिटी की स्टैटिस्टिक्स हैं, सेंसस है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और जब उनको यूज करेंगे तो कुछ नए नए विचार दिमाग में आएंगे, और इन विचारों से अंत में एक कंसेप्चुअल थ्योरी डेवलप होगी। तो ऑल इज डेटा, सब कुछ डेटा है। जो आप देख रहे हैं वो भी डेटा है, जो आप पढ़ रहे हैं वो भी डेटा है, जो आप सुन रहे हैं वो भी डेटा है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ डेटा है। और इट इज अप टू द ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्चर टू फिगर आउट व्हाट डेटा, उनको ये तय करना है कि क्या डेटा उनको मिल रहा है, और बेसलाइन है, वेग है, या उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, या सब्जेक्टिव उसको कहें या कंस्ट्रक्टेड कहें, कि ये सब रिसर्चर के ऊपर निर्भर करता है। एक बात हमको जो नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे जो भी विचार बनेंगे डेटा के आधार पे, वो मानवीय विचार ही होंगे। और जब मानवीय विचार जो भी होंगे वो बिल्कुल साफ, हमेशा के लिए और सार्वकालिक और सार्वभौमिक विचार नहीं हो सकते। तो मानव का स्वभाव भी ऐसा है कि उसके विचार बदलते रहते हैं अनुभव के आधार पे। आज से 2000-3000 साल पहले का जो मानव था, या 10,000 साल, 20,000 साल पहले का जो मानव था, उसके मस्तिष्क में और आज के मानव के मस्तिष्क में कितना बड़ा अंतर है। तो ये थ्योरी में भी ये चलता रहता लगातार। और फिर भी हमारी कोशिश हो सकती है एक वैध और प्रामाणिक सिद्धांत की तलाश में, और उसके लिए हम क्वालिटेटिव से शुरू करते हैं। इंटरव्यू एक प्रमुख पद्धति है, लेकिन उसमें हर प्रकार के डेटा का समावेश किया जा सकता है। कैथी चारमार्ज ने इस विचारधारा को और आगे बढ़ाया साइकोलॉजी में, और उसने कहा कि चूंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, तो क्वालिटेटिव में नंबर का महत्व नहीं होता। क्वालिटेटिव में जो यहाँ दो शब्द हैं पहली बुलेट में, भागीदार और शब्द। भागीदार का मतलब ये है कि जिन लोगों पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो रिसर्च में भागीदार हैं। हम उनको सब्जेक्ट क्यों नहीं कह रहे, पार्टिसिपेंट क्यों कह रहे हैं? सब्जेक्ट इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि जो रिसर्च के परिणाम निकलेंगे वो खाली हम पर और रिसर्च की पद्धति पर ही निर्भर नहीं करते, वो भागीदारों के विचार, उनके व्यवहार पर भी निर्भर करते हैं। उनके सहयोग, उनके दृष्टिकोण पर भी निर्भर करते हैं। तो इसलिए वो भागीदार हुए, वो सब्जेक्ट नहीं हुए, विषय नहीं है। लोग हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, लोग अध्ययन में भागीदार हैं, और जो परिणाम निकलते हैं वो हमारे और भागीदारों के सामूहिक, एक प्रकार से सामूहिक विचारधारा के परिणाम होते हैं। और शब्द, क्योंकि
क्वालिटेटिव में नंबर्स के आधार पे हम काम नहीं करते, शब्दों के आधार पर काम करते हैं। शब्द और व्यवहार बिहेवियर, आंकड़ों, ये एक इसका ग्राउंडेड थ्योरी का एक प्रमुख बिंदु है, और वो है कि ये अनुभविक सिद्धांत तो है, आंकड़ों पर आधारित है, एम्पिरिकल है, लेकिन एम्पिरिकल वर्क करके हम कुछ कंसेप्ट जनरेट करते हैं, और उन कंसेप्ट की लाइट में फिर नया डेटा कलेक्ट करते हैं, और नए डेटा से फिर नए विचार आते हैं, उन नए विचारों से फिर नया डेटा कलेक्ट करते हैं। ये परंपरा चलती रहती है, और इसमें जो शोध करता है वो आंकड़ों का कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करता, आंकड़ों से बात करता है। बात करने का मतलब ये कि जब वो आंकड़ों को देखता है, उनका विश्लेषण करता है, तो उसके दिमाग में नए नए सिद्धांत आते हैं। कैथी चारवान ने ये भी कहा कि ग्राउंडेड थ्योरी को वो इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी ही है जो कि लोगों या भागीदारों या पार्टिसिपेंट्स, उनकी वॉइसेस, उनके दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, उसके प्रति न्याय कर सकती है। ये तो मैं अभी बोल ही चुका हूं कि लोग भागीदार हैं और मात्र उत्तरदाता या विषय नहीं है। रचनावादी, ग्राउंडेड थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इसका मतलब ये कि जो परिणाम है रिसर्च के, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, वो जो रिसर्चर है उसकी बैकग्राउंड पे, उसकी संवेदनशीलता पे, उसकी मानसिक अवस्था पे, उसके किस तरह के सिद्धांतों का प्रभाव उस पर रहा है पहले, उस पर निर्भर करते हैं, उसके पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण पे निर्भर करते हैं, और परिप्रेक्ष्य, उसका जो भी उसके जीवन के मूल्य हैं, दृष्टिकोण हैं, उन सब पे वो निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक ही अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपके कुछ और परिणाम हो सकते हैं, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो कुछ और परिणाम हो सकते हैं। आप 6 महीने हॉस्पिटल में बिताएंगे, क्योंकि वो परिणाम इसलिए अलग होंगे क्योंकि आपकी बैकग्राउंड और मेरी बैकग्राउंड अलग होगी, और आपकी जो समाज की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है और मेरी, वो अलग होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आपकी सुपीरियर होगी या मेरी सुपीरियर होगी। यहाँ क्वालिटेटिव अप्रोच में आजकल जो ज्यादा पॉपुलर शब्द है वो अलग अलग होगी। ये नहीं, हम बजाय ये कहने के कि सुपीरियर इंफीरियर है, अलग। और ऐसे ग्राउंडेड थ्योरी ऐसे सिद्धांतों की तलाश में है कि जो सिद्धांतकारों और रिसर्चर्स और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग बाग हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। मतलब आपके लिए तो इसलिए उपयोगी हो सके कि आपने कोई थ्योरी डेवलप की, आपने पेपर लिखे, किताब लिखी, आपका प्रमोशन हुआ, और लोगों के हित में कोई बात कही जा सके, ऐसी बात कही जा सके जिससे कि लोगों का हित भी हो। तो ये सर्टेनली अनुभविक है, प्रयोगात्मक प्रारंभ है इसका, डेटा से शुरू करते हैं, और जो इंटरैक्टिव है, इंटरप्रेटिव है, संकल्पना जनित, यहाँ पे इन बुलेट्स का मतलब ये है कि हमने जो एम्पिरिकल बिगिनिंग की, उससे कुछ आइडियाज हमारे दिमाग में आए, उन आइडियाज को हम फिर और डेटा के अगेंस्ट चेक करते हैं, फिर आइडियाज बदलते हैं, फिर उनको चेक करते हैं, और इस तरह से हाइपोथेसिस या कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट होता रहता है, और उनको हम तथ्यों के साथ कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक रूप से अपने कंसेप्ट को तथ्यों के अगेंस्ट एग्जामिन करते रहते हैं। और उन कंसेप्ट्स की फिर श्रेणियां बनानी पड़ती हैं, जैसे कि अवेयरनेस में आपने देखा कई तरह की अवेयरनेस की उसने बात की, और डेथ को कई तरह से डिफाइन किया, और उससे ये जैसे कि क्वांटिटेटिव स्टडी में हम ये बात करते हैं कि सैंपल कितना बड़ा हो, उसका डिजाइन क्या हो, स्टैटिफाइड हो, पर्पजिव हो। यहाँ पे जो हमारा सैंपल है, किन लोगों से किस बात का अध्ययन करेंगे, ये कहीं बीच में पड़ता है। पहले हमने आंकड़े देखे, कुछ विचार बनाए, वो विचार ये तय करते हैं कि किस तरह का अध्ययन किया जाए, और जब वो आंकड़े आ जाते हैं तो रिसर्च खत्म नहीं हो जाती। उन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद फिर हम कुछ और नए विचार बनाते हैं, और वो नए विचार
हमको संचालित करते हैं कि हमको किस तरह के और आंकड़ों की जरूरत है। और ये क्रम चलता रहता है जब तक कि आपने कंसेप्ट्स और कैटेगरीज को आपने जो आप कंसेप्ट्स बनाते जा रहे हैं और उन कंसेप्ट्स की डेंसिटी, उनका घनत्व बढ़ता जा रहा है, वो और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त होते जा रहे हैं, उनकी श्रेणियों को पूरी तरह से समझ नहीं लिया। मतलब जैसे उसने डेथ की कैटेगरीज बनाई, जैसे अवेयरनेस की कैटेगरीज बनाई, जो भी 4-5 कैटेगरीज बनाई, जब उसको लग गया काम करते करते ग्लेसर और स्ट्रॉस को, जब उनको लग गया कि अब हमने ये श्रेणियों को समझ लिया है, कुछ और जानने के लिए नहीं बाकी, तब कार्य को रोक सकते हैं, नहीं तो तब तक काम चलता रहता है। अब विश्वासों में ग्राउंडेड थ्योरी के प्रति जो विश्वास है उनमें काफी अंतर आया है, और क्वांटिटेटिव वाले भी ग्राउंडेड थ्योरी को यूज कर रहे हैं। और ग्लेसर स्ट्रॉस ने द डिस्कवरी में ये खुद लिखा है कि इसमें हम मिक्सचर ऑफ डेटा यूज कर सकते हैं। और इस पे डिबेट है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जब हम फील्ड में जाएं तो कुछ थ्योरेटिकल लेंस लेके जाएं, जैसे कि हिंदुस्तान में आजकल कुछ लोग महिलावादी दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, कुछ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, कोई दलित दृष्टिकोण से काम करता है। तो ये दृष्टिकोण कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा दृष्टिकोण प्रारंभ में आवश्यक है, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, हमें फील्ड में बिना किसी दृष्टिकोण को साथ लेके जाना चाहिए, और हमारा दृष्टिकोण जो हम वहां देखें उसी पे निर्भर करे। फिर मैथोडोलॉजीज का मिश्रण कर सकते हैं ये, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के सिद्धांत भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में कोई निर्णय नहीं है। ग्राउंडेड थ्योरी एक किस्म का तो आप कहेंगे कि फिर क्या ग्राउंडेड थ्योरी एक वैक्यूअस कंसेप्ट है जिससे कुछ भी निकल के नहीं आता? नहीं, निकल के आता है। ये अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह की धारणा रखते हैं। निकल के ये आता है कि थ्योरी जनरेट करते हैं। ये एक जो ग्लेसर स्ट्रॉस का बिंदु था वो आज भी वैलिड है कि ग्राउंडेड थ्योरी इज यूज्ड टू जनरेट थ्योरीज, नॉट टू टेस्ट थ्योरीज। वो अभी भी सही है। और दूसरी बात ये कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमारी थ्योरी जो अनुभव पे आधारित है, और उस डेटा से फिर कंसेप्ट डेवलप होते हैं, कैटेगरीज डेवलप होते हैं, सिद्धांत डेवलप होते हैं। फिर उन सिद्धांतों को हम नए डेट जिनसे वो टेस्ट किए जा सकते हैं, ऐसे डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हमको ना लगे, सरल शब्दों में कहूँ तो जब तक हमको ये ना लगे कि हमने इस विषय को पूर्णतः समझ लिया है और एक ऐसा सिद्धांत विकसित हो चुका है जो कि जिसको जो एकेडमिक कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल भी होगा, और जिससे राष्ट्रीय नीति बनाते समय भी जिसको काम में लाया जा सकता है, और जिन लोगों की हमने स्टडी की है उन लोगों को भी इन सिद्धांतों से लाभ हो सकता है। तो ये चलता रहता है। इसी क्रम में मैंने ये 2-3 पॉइंट और भी रखे सिर्फ क्लियर करने के लिए, कोई नई बात नहीं कह रहा। अब जो कहना था वो कह दिया है। आपके आंकड़े आंकड़ों का एक टुकड़ा है। कभी भी हम ये नहीं मान सकते कि हमारे पास सारे आंकड़े जिनसे हम एक थ्योरी बना सकते थे वो हमारे पास है। थ्योरी से नए आंकड़ों की आवश्यकता बनी रहती है, और ये निष्क्रिय सीख से हम आंकड़ों तक जाते हैं। सब कुछ आंकड़े हैं, और ऊपर नीचे दाएं बाएं ये आंकड़े। गिट्स ने जिस सेंस में थिक डेटा को यूज किया वही नहीं, बल्कि हमारे जो कंसेप्ट हम डेवलप करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी के आधार पर वो और ज्यादा अमूर्त, और उनका घनत्व बढ़ता रहे, वो ज्यादा और एब्स्ट्रैक्ट और जनरलाइजेबल बनते चले जाते हैं। तो सभी दिशाओं में, मतलब आगे पीछे का मतलब ये है कि आंकड़ों का इतिहास, उससे संबंधित दूसरे आंकड़े, और जिस तरह के आंकड़ों की हमें आवश्यकता होगी अपने सिद्धांत बनाने के लिए। फिर ऐसा भी है कि कैथी चार्मर्स के वर्क से निकल के भी आता है कि सभी स्तरों पे, स्थानीय समुदाय से वैश्विक स्तर तक,
जो उपयोगी हो ऐसे सिद्धांतों की तलाश, और साथ में ऐसे सिद्धांतों की तलाश जो कि डिसिप्लिन, किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन, जैसे इनका एक तरह से साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ में कंट्रीब्यूशन है, डेथ एंड डाइंग या एंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन वो जो ग्लेसर स्ट्रॉस का वर्क है या थ्योरी है वो जनरल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में भी डिस्कस की जाती है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज में भी, सोशल साइकोलॉजी की थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, तो स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए भी उसकी यूजफुलनेस है। और जनरल जनरल औपचारिक अमूर्त सिद्धांत भी उससे निकल के आए, और श्रेणियां, कैटेगरीज, उनके गुण, और जो आपके एक्टर्स हैं, आप जब आप सीख लें, जब आपने ग्राउंडेड थ्योरी लगाई, तो ये मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा जो मुझे कई साल से दिमाग में घूम रहा है, लेकिन पहले नहीं पता था, कि इसको काउंटर स्ट्रक्चरल भी आप कह सकते हैं, कि जिन लोगों पे आपने रिसर्च की है, जब आप रिसर्च खत्म कर दें, विश्लेषण कर लें, थ्योरी जनरेट कर लें, तो उसके बाद फिर लोगों के पास जाएं और उनसे बातचीत करें कि आपने ये सीखा है, उनके व्यवहार, उनकी मनोदशा से क्या वो इस बात से सहमत हैं, और क्या क्या उनको लगता है कि इसमें मेरे विचार में कोई कमी है। तो जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाती, श्रेणियों के अन्य गुण विकसित नहीं हो सकते, अब ऐसा लगता है, तब ये रिसर्च खत्म होती है। तो अभी अनूप जी ने एक बात कही थी, मुझे, मैं सोच रहा था कि आप ये प्रश्न उठाएंगे, तो क्या धरातल पर आधारित सिद्धांत पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है? नहीं भी और हाँ भी, क्योंकि सीमित साधनों में आप किसी भी श्रेणी की संपूर्ण समझ तक पहुंचना कठिन हो सकता है, क्योंकि आपने देखा डेटा थ्योरी, डेटा थ्योरी, डेटा थ्योरी, जब तक आप फुल्ली सैचुरेट ना हो जाएं तब तक ये चलता रहता है। जबकि पीएचडी में आपको आप तय करते हैं कि 4 महीने 6 महीने में डेटा लाएंगे, फिर एनालाइज करेंगे, एक मतलब रूटीन सा प्रोग्राम है, मैकेनिस्टिक मॉडल है पीएचडी का, और कुल मिला के 4 साल 5 साल में थीसिस खत्म, लिख के खत्म कर देंगे। तो ये उस हिसाब से तो नहीं है, और हाँ है, हाँ भी है, क्योंकि ये आप इससे कुछ नई थ्योरी जनरेट कर सकते हैं, उपस्थित सिद्धांतों, प्रविधियों और आंकड़ों की समझ की जटिल। हाँ, ये ध्यान रखें कि आजकल मैंने कुछ विद्यार्थियों को ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते देखा, और मुझे भी ऐसा लगा कि वो जो, अगर वो ये कहेंगे कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोच लगा रहे हैं, तो उनसे आशा की जाएगी कि वो उनको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आती हो, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, कुछ पॉइसन रिग्रेशन, ये सब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करें। तो जो जिनकी बैकग्राउंड नहीं है, जो इन जटिलताओं में नहीं पढ़ना चाहते, वो कहते हैं हम ग्राउंडेड थ्योरी लगा रहे हैं। इसी तरह से क्वालिटेटिव की भी एक लंबी ट्रेडिशन है, तो आप क्वालिटेटिव में कहाँ बिलोंग करते हैं, किस ट्रेडिशन को, और आपके कंसेप्ट, आपकी मेथोलॉजी औरों से कैसे अलग है, इसका थीसिस में टेक्निकल डिस्कशन की जरूरत पड़ती है। कई स्टूडेंट्स इन सब से भी बचने के लिए कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब वो जाएंगे बिना कुछ दिमाग में बात रखे और फील्ड से डेटा लेंगे और कुछ लिख देंगे। ये तो एक्सप्लोरेटरी वर्क हुआ, ये ग्राउंडेड थ्योरी नहीं हुई। सैद्धांतिक न्यायादर्श के कारण बार बार आंकड़ों की ओर जाना पड़ सकता है। आंकड़े संकल्पना ये सीरीज बनी रहती है। यद्यपि आधारभूत सिद्धांतों की रणनीति को किसी भी क्षेत्र में प्रयोग ला सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, और कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनमें कि ये इसका एंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के अलावा बीमारी का अनुभव है, भेदभाव, स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिसेस, रेशियल रिलेशनशिप्स के हैं, बीमारियों के हैं, और डिसास्टर्स हैं, और डिसेबिलिटीज हैं। इन सब की स्टडीज में ग्राउंडेड थ्योरी को काफी उपयोगी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में ठीक से जानना चाहते हैं, तो आप ये ग्लेसर और एंसेल्म का ये अवेयरनेस ऑफ डाइंग और डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी तो जरूर पढ़ें। इसके अलावा कुछ और रेफरेंसेज हैं, जैसे ग्लेसर का है कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी, स्ट्रॉस और कॉर्बिन का एक पेपर है, ये इंटरनेट पे पड़ा हुआ है ये पेपर,
आपको आराम से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिए तो आपको ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में पता लग जाएगा। टाइटल ही है इसका ग्राउंडेड थ्योरी मेथोडोलॉजी। 94 में ये आर्टिकल छपा था। कॉर्बिन का एक आर्टिकल है टेकिंग एन एनालिटिक जर्नी डेवलपिंग ग्राउंडेड थ्योरी किताब में। कैथी चारमार्च का है कंस्ट्रक्टिंग ग्राउंडेड थ्योरी, सेज पब्लिकेशन 2006 का। इन द परसूट ऑफ क्वालिटी इन ग्राउंडेड थ्योरी, ये नेट पे आपको मिल जाएगा। कैथी चारमार्च की एक एडिटेड बुक है हैंडबुक ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी 2007 की। ये तो हैंडबुक है, इसका मतलब वो एक तरह से ये विश्वकोश है आपके लिए। जो ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, वो ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, कैसे, क्या इसके विभिन्न स्वरूप हैं, क्या इसकी प्रविधियां और विधियां हैं, किन किन क्षेत्रों के अध्ययन में इसको लगाया गया है, कैसे लगाया गया है, वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। फिर जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, हमारी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का एक जर्नल निकलता है, ठीक है, इंडिया में इसको सोशियोलॉजी का बेस्ट जर्नल मानते हैं, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। उसमें एक आर्टिकल है जो हो सकता है आपको आसान लगे। आर्य प्रिया ने ये आर्टिकल लिखा था 2016 में, अभी 5 साल पुराना है। तो ये कुछ रेफरेंसेज हैं जो आप में से जो अगर कोई ग्राउंडेड थ्योरी से प्रभावित हुआ हो तो जरूर इसको लगा सकता है, लेकिन इन वर्क्स को पढ़ने के बाद इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि हम ग्राउंडेड थ्योरी लगा रहे हैं, हमको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ने लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप समझिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, किसने शुरुआत की, किस चीज के अध्ययन में लगाई, उसके बाद ये किन किन चीजों के अध्ययन में लगाई गई, कैसे लगाई गई, आज किस तरह का डिबेट है। कुछ ग्राउंडेड थ्योरी में ऑब्जेक्टिविस्ट भी हैं जो ग्लेसर स्ट्रॉस की डिस्कवरी की तरह ये कहते हैं कि अगर हम एक खास तरीका अपनाएं, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग, सेलेक्टिव कोडिंग, एक खास रास्ता अपनाएं विश्लेषण का, तो ऑब्जेक्टिव थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी भी है, जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं कैथी चारमार्च की तरह, जो मानते हैं कि रिसर्च का जो आउटकम है वो को कंस्ट्रक्टेड होता है। वो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स या जिन पे हम रिसर्च करते हैं उन दोनों के पारस्परिक क्रिया का मिला जुला परिणाम होता है, उनकी बैकग्राउंड का, उनकी विचारधाराओं का, उनके दृष्टिकोण का, उनके व्यवहार का। तो पढ़िए और सोचिए, और आप अगर ग्राउंडेड थ्योरी में आप बढ़ना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि जो मैंने आपसे कहा है वो सही नहीं है, और आप फिर उस क्या सही है इसकी तलाश खुद करिए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता था। अब आपका जो कोई प्रश्न होगा तो उसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सरल तरीके से ग्राउंडेड थ्योरी को हम सबके सामने प्रस्तुत किया सर आपने। और अब मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि उनके जो भी सवाल हों वो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरे कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड। सवाल ही सवाल है, ग्राउंडेड थ्योरी में तो सवाल ही सवाल है। हाँ, क्योंकि ये मैकेनिस्टिक और रूटीन तरीके का सिद्धांत नहीं है ना। जैसे कि आप अब तक हम रिसर्च मेथड्स की किताब में पढ़ते रहे कि आप एक थ्योरी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए, हाइपोथेसिस ले लीजिए, सैम्पलिंग तय करिए, रिसर्च डिजाइन बनाइए। इस तरह का कोई मैकेनिकल व्यू नहीं है रिसर्च का। तो इसलिए इसमें प्रश्न ही प्रश्न होंगे और कोई ऐसा उत्तर भी नहीं दिया जा सकता जो सबको सेटिस्फाई करे। हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है। सर, जैसे कि हम लोग फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में देखते हैं, हाँ, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि वो एम्फेसाइज करता है द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस। और ग्राउंडेड थ्योरी में भी हम ये देखते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस लिया जाता है। तो राइट क्या ग्राउंडेड थ्योरी फिनोमिनोलॉजिकल का ही एक एक्सटेंशन है? नहीं भैया, ये सब मिलती जुलती बातें हैं।
फिनोमेनोलॉजी का जो अर्थ है ना वो है थ्योरी ऑफ नॉलेज, और व्यवहारिक रूप से ये जो फिनोमेनोलॉजी शब्द है सोशल साइंसेज में वो इस रूप में लगाया जाता है कि जो किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय का ज्ञान है वो क्या है ना। मतलब ज्ञान जो है वो ऑब्जेक्टिव या सार्वभौमिक नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, समुदाय संदर्भों पे निर्भर करता है। अब इसमें जैसा कि लगता है ऐसा ये बात कहने से, तो क्वालिटेटिव मेथड यूज हो सकता है फिनोमेनोलॉजी के लिए। जब हम दूसरे के मस्तिष्क को पढ़ना चाहते हैं तो क्वालिटेटिव ही मेथोडोलॉजी इसमें लग सकती है, इंटरप्रेटिव। लेकिन फिनोमेनोलॉजिकल इश्यूज को बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिविस्टिक तरीके से भी स्टडी किया है। पॉजिटिविज्म का एग्जाम्पल ऐसा होगा कि आपको पेन का क्या एक्सपीरियंस है, इसके अगर हम स्केल डेवलप कर सकें कि एक्सटेंट ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन की टाइपोलॉजी और एक्सटेंट का स्केल डेवलप कर सकें, तो और वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टाइप ऑफ सिकनेस, हॉस्पिटल में क्रॉनिक है या एक्यूट है, एज, जेंडर, ये वो, तो उसमें आप जैसा कि क्वांटिटेटिव वाले करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पोएसोलॉजी, ये सब कुछ लगा सकते हैं। तो फिनोमेनोलॉजी का जो सोशल साइंस में अर्थ है, मैं फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा, थ्योरी ऑफ नॉलेज, या सोशल साइंसेज में हम फिनोमेनोलॉजी को किसी मस्तिष्क विशेष के ज्ञान को कहते हैं, जिसको और जनरलाइज कर दें तो समुदाय की धारणाएं कैसी हैं, परिवार की धारणाएं कैसी हैं, समाज की धारणाएं कैसी हैं, उनका चीजों को देखने का तरीका क्या है। तो वो अध्ययन मुख्य रूप से तो क्वालिटेटिव तरीके से किया जाता है, और लेकिन क्वांटिटेटिव तरीके से भी लोगों ने किया है। और आपको ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे जिसमें कि फिनोमेनोलॉजिकल इश्यूज को, मतलब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके क्वांटिटेटिव मॉडल्स डेवलप किए। लेकिन वो रिसर्च वन गो की है, एक बार आपने तय कर लिया मुझे ये रिसर्च करनी है, ऐसे करनी है, तो वो हो गई। जबकि ग्राउंडेड थ्योरी में आपको क्या रिसर्च करनी है ये रिसर्च करते हुए समझ में आता है, क्या करनी है, कैसे करनी है। ये शुरू से ही हम कोई निश्चित अप्रोच लेके नहीं चलते, और उस सेंस में ग्राउंडेड थ्योरी यूनिक है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ सर एक और सवाल है। हाँ सर जैसे आई वाज रीडिंग अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, राइट। तो उसमें एक जगह पर ये मेंशन था कि either it leads to discovery or innovation. So I think there is a difference between discovery and innovation. सर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 1967 में ग्राउंडेड थ्योरी आई है बाय ग्लेसर एंड स्ट्रॉस, और उन्होंने डिस्कवरी शब्द का इस्तेमाल किया। यस सर, इस वर्ड का यूज किया। बट आगे चल के सर चरमाज ने भी इसको अच्छे से डिफाइन किया है। अब एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच उसमें यूज किया। एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, जब ये इसके ऊपर काम चल रहा था, क्या उनके दिमाग में ऐसा कुछ था कि नहीं अभी वी हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर अप्रोच, या हम डिस्कवरी करेंगे या इनोवेशन का पार्ट आएगा इसमें कुछ ऐसा? उनकी जो द डिस्कवरी जो क्लासिकल बुक है ग्लेसर स्ट्रॉस की, उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेसर स्ट्रॉस इस मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए होंगे कि उनकी जो बैकग्राउंड है वो स्टैटिस्टिकल, क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल है, क्योंकि वो उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो मैथमेटिकल टाइप की सोशियोलॉजी में हुई थी। जो टालकट पार्सन्स और मर्टन वगैरह, ये सब साइंटिस्ट, अपने को साइंटिस्ट समझते थे, और इनको लगता था कि मानव व्यवहार के सिस्टम्स ऑब्जेक्टिवली डेवलप किए जा सकते हैं, और किए, उनको लगता था, उन्होंने किए। मर्टन ने कहा कि मैं मिडिल रेंज थ्योरी बनाता हूँ, और पार्सन्स ने कहा कि मैं पूरे सोशल सिस्टम की थ्योरी बना देता हूँ, जिसमें साइकोलॉजी भी आ जाएगी, सोशियोलॉजी भी आ जाएगी, हिस्ट्री भी होगी, सोशल मूवमेंट्स भी होंगे, एंथ्रोपोलॉजी भी होगी, सब कुछ होगा। उसको पार्सन को लगा कि मैंने बना दिया ऐसा। इन लोगों ने उनके खिलाफ एक किस्म से आंदोलन किया
और इन्होंने क्वालिटेटिव अप्रोच की बात की और क्वांटिटेटिव या इस मानसिकता को कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत, एक निरपेक्ष सिद्धांत बनाया जा सकते हैं, इस आइडिया को अटैक किया। लेकिन जो इनकी मानसिकता थी वो सब कॉन्शियस में कहीं रही होगी कि इनकी ट्रेनिंग जैसे क्वांटिटेटिव थी, तो इनके दिमाग में ये रहा कि क्यों ना हम ठीक है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज करें, लेकिन अगर हम कुछ कोड्स जनरेट करने के विशेष एनालिटिकल तरीके अपनाएंगे तो उससे उतने ही सुंदर ऑब्जेक्टिव सिद्धांत डेवलप किए जा सकते हैं, डिस्कवर किए जा सकते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव से। तो इसीलिए इन्होंने और जो जिन लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी की बात की है, फिर उन्होंने कोड्स पे बहुत ध्यान दिया, ओपन कोड्स, एक्सियल कोड्स। अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी यूज कर रहे हैं तो आशा की जाती है कि आपको ये कोड्स के बारे में विशेष रूप से ज्ञान है। तो कोड्स कैसे जनरेट करने हैं, उसके क्या तरीके होंगे। तो इन्होंने क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी को एक ऐसी रेस्पेक्टेबिलिटी प्रोवाइड की जो उस जमाने में क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को प्राप्त थी। यस सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा भी सवाल है। हाँ जी सर, मेरा सवाल लास्ट क्वेश्चन के लाइन पर ही है, फेनोमेनोलॉजी के बेस पर ही है। राइट। सर, हम फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, जैसे कि कार्ल रॉजर्स ने भी बात करी है फेनोमेनोलॉजी की। सर, मैं ये जानना चाहती थी कि ग्राउंडेड थ्योरी में जब हम रिजल्ट्स तक जाते हैं या उसके इंटरप्रिटेशन पे आते हैं तो हम एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। राइट राइट राइट। तो सर, क्या फेनोमेनोलॉजी में भी ऐसा कुछ पॉसिबल है या हम उसके रिजल्ट्स को किस बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं? सर, क्या वो डिस्क्रिप्टिव होता है या हम उसे कैसे और इंटरप्रेट कर सकते हैं? देखो, इसको अगर ग्लेसर और स्ट्रॉस ये लोग फिनोमेनोलॉजिस्ट होते और जो इन्होंने डाइंग एक्सपीरियंस की स्टडी की उसकी स्टडी करते, तो इनके अध्ययन का एक निश्चित विषय होता और वो ये कि जिस समय कोई मरीज मर रहा होता है उस समय उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, किस तरह की उथल पुथल या क्या उसके प्रश्न या क्या उसकी चिंताएं, दुश्चिंताएं, और फिर उनकी लाइट में वो उसके व्यवहार को एक्सप्लेन करते। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया कि अवेयरनेस ऑफ डाइंग, अवेयरनेस ऑफ डाइंग को इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट बना दिया। अवेयरनेस ऑफ डाइंग अफेक्ट्स द रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स, नर्सेज एंड रिलेटिव्स। तो ये तो एक समाजशास्त्री सिद्धांत हो गया, है ना, कि डाइंग, अगर खाली डाइंग एक्सपीरियंसेस पे कंसंट्रेट करते तो हम इनको फिनोमेनोलॉजिस्ट कहते, लेकिन इन्होंने वो इस थ्योरी का एक पार्ट है कि और वो उतनी गहराई तक भी नहीं गए इसमें। एक फिनोमेनोलॉजिस्ट जितनी गहराई तक जाना चाहेगा डाइंग एक्सपीरियंस में, ये उतनी गहराई में नहीं गए। इनका विषय जो था वो मानव व्यवहार और मानव के अंतर संबंध ही रहे। तो ये फर्क है। फिनोमेनोलॉजिस्ट होते तो उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये स्टडी करते, लेकिन इन्होंने पेशेंट की अवेयरनेस, स्टाफ की अवेयरनेस, डॉक्टर की अवेयरनेस, रिलेटिव्स की अवेयरनेस का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर नर्स को पता है कि अभी आदमी मरने वाला है तो फिर उसमें वो ज्यादा रुचि भी नहीं लेती और ज्यादा खाली टेक्निकल चीजें जो करनी होती हैं उनको रूटीन तरीके से करती रहती है। जबकि अगर वो बच सकता है तो फिर उसके दूसरे एस्पेक्ट काउंसलिंग है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना और सब वो तो व्यवहार जो है वो अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। ये व्यवहार, तो इनका जो सिद्धांत था ग्लेसर स्ट्रॉस का, उसमें मानसिकता भी है, उसमें व्यवहार भी है, उसमें लिंकेजेज है, संबंध है। फिनोमेनोलॉजी में इस तरह के लिंकेजेज नहीं होते व्यवहार में। फिनोमेनोलॉजी तो ये कहती है कि बस इस तरह का उसका मस्तिष्क है, ये मानसिक अवस्था है। ओके सर, थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट भी है छोटी सी। हाँ बोलो बोलो। सर, जब आप एथनोग्राफी की क्लास अगर लेंगे तो सर उसमें अगर आप फेमिनोलॉजी और नैरेटिव एनालिसिस के बारे में भी थोड़ा कुछ बता सकें तो बहुत हेल्पफुल होगा सर। कोई एक लेक्चर में इन चीजों को कवर कर, क्योंकि एक तो शब्द हो गया नैरेटिव एनालिसिस, एक शब्द हो गया कि
जो किसी किस्म की कथाएं हैं, वक्तव्य हैं, उनका विश्लेषण कैसे करें। तो इसका क्लासिकल तरीका तो यही है कि क्लासिकल तरीका तो इसमें यही है कि भाई आपने उनको पढ़ के, उन वक्तव्यों को पढ़ के आपने एक कहानी अपने मन में बना ली, वही आपकी डिस्कवरी है, आपकी कहानी। और उस कहानी को आप लिखते हैं फिर अपने रिसर्च पेपर में, और उस कहानी के जो पार्ट्स हैं उनको नैरेटिव्स के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि जो बेपढ़े लिखे लोग हैं, बेटा अभी आपका एग्जाम है ना, तो अभी बेल बजेगी 5-10 मिनट में, तब आप लोग एंट्री लीजिए, बैग वगैरह सब रखिए, वहीं कहीं रखिए, कहीं संभाल के, अंदर तो ले नहीं जाते। तो अगर मुझे लगता है कि पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे लोगों में फर्टिलिटी को लेके कोई डिफरेंस है विचारधारा में, तो मैंने क्या पाया वो मैं लिख दूंगा, और उस पैराग्राफ के नीचे टू सपोर्ट दैट मैं लिखूंगा कि टू कोट समबडी, अशोक कुमार, एजेड दिस, या जो भी है, कई बार मेल फीमेल लिखने की जरूरत पड़ती है, सैड, और फिर वो उसका नैरेटिव दे दिया, कुछ कोट कर दिया उसको। ऐसे दूसरा जो इलिटरेट वाला है उसको भी हमने कर दिया। तो ये पुराना मेथड ये है। आजकल तो कंप्यूटर पैकेजेस की उपलब्धता भी है जिनके सहारे से आप नैरेटिव्स को एनालाइज, जब बड़े नैरेटिव्स होते हैं तो आप कंप्यूटर पैकेजेस का सहारा लेते हैं, नहीं तो आप खुद ही पढ़ते हैं। जैसे जो अभी भी हमारे यहाँ जो लिटरेचर में परंपरा है, जो हिंदी में, इंग्लिश में, लिंग्विस्टिक्स में जो लोग काम करते हैं, वो कुछ पुस्तकें तय करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और बार बार अध्ययन करके कोई नई बात कहने की कोशिश करते हैं, और उन पुस्तकों से अपनी सपोर्ट में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो लेकिन इसमें बहुत एक विशाल एक विषय हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। आप अगर नैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो इस पुरानी पद्धति से कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स यही पद्धति अपनाते हैं लिटरेचर में, वही आप यूज कर। अगर हम और उसमें ये होता है कि अगर किसी ने देखा है कि जैसे कहा जाता है, मान लो इस्टेब्लिश थ्योरी है कि शरद चंद्र महिलावादी थे, तो और सबने महिलाओं की बात की है कि शरद चंद्र के उपन्यासों में महिलाओं की स्थिति, तो आप कोई और विषय उठा सकते हैं कि शरद चंद्र के उपन्यासों में गांव और शहर की स्थिति, उसका तुलनात्मक अध्ययन, ये नैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य में दलितों के बारे में क्या चीज निकल के आती है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो मेरा नाम अनमोल है, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आपको भी पता होगा, तो हमारा अप्रोच क्वांटिटेटिव की तरफ ज्यादा रहता है। राइट जी, क्वालिटेटिव की तरफ एक्सपोजर उतना नहीं हुआ है। राइट। तो सर ये जितने भी मेथड्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हुए लगते हैं। बिल्कुल। सर जब भी पढ़ते हैं तो किसी भी स्टडीज में जब ग्राउंडेड थ्योरी का वर्णन होता है तो ऐसा लगता है कि उसमें थीमेटिक कंटेंट एनालिसिस यूज किया गया है, क्योंकि उसमें भी हम कोट्स बनाते हैं, देन वी एनालाइज, और उसके बाद हम थीम्स निकालते हैं। तो सर आई फील कंफ्यूज बिटवीन थीमेटिक कंटेंट एनालिसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी, कि मतलब इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि सर हम अगर स्टडी भाई थीमेटिक कंटेंट में एक बात तो क्लियर है कि आपने डेटा कलेक्ट किया और उससे कुछ थीम जनरेट किए, है ना, उसका एनालिसिस किया। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और उन जो आपने थीम्स जनरेट किए, उन थीम्स को टेस्ट करने, जो आपके दिमाग में रिसर्चर जो है बात करता है आंकड़ों से, जब बात करता है तो कुछ थीम्स उसके दिमाग में आते हैं, वो फाइनल नहीं होते। उन थीम्स की लाइट में वो फिर से उसको लगता है कि नहीं, नया डेटा इस तरह का और हमको देखना चाहिए, तो उस डेटा को देखता है। जैसे कि आपने कहा था आंकड़ा संकल्पना, फिर आंकड़े संकल्पना। तो ये इस सेंस में ग्राउंडेड थ्योरी अलग है।
तो जैसे कि हम स्टडी सपोज अगर मैं स्टडी कर रही हूँ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक LGBTQ कम्युनिटी, राइट। तो सर इसमें हमें क्या यूज करना चाहिए? शैल आई यूज थीमेटिक कंटेंट एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी? क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ही हम देखेंगे और उनकी ही कोडिंग करके फिर आप इसमें क्वालिटेटिव जनरल लेवल यूज कर सकते हैं कि आप क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी लगा रहे हैं। Okay. और उनके इंटरव्यूज करिए, ओपन एंडेड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करिए और फिर उससे कुछ आइडिया जनरेट करिए जी। एक तरीका तो ये हो सकता है क्वालिटेटिव, प्योरली क्वालिटेटिव। और उसमें आप अगर मैनुअल एनालिसिस या तो उसको ट्रांसक्रिप्शंस का आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके लाएं, ट्रांसक्रिप्शंस बनाएं और उनका एनालिसिस करें, कंटेंट एनालिसिस करें, या मैनुअल एनालिसिस बार बार पढ़ के। हमारे कई स्टूडेंट्स ने तो बार बार पढ़ के अपने नैरेट, पहले उसने ट्रांसक्रिप्ट मूवमेंट्स की, महिला मूवमेंट्स की स्टडी की तो उनको गई और ऑब्जर्व किया, बातें की, उन सबको रिकॉर्ड किया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर हॉस्टल में वापस आके उनको ट्रांसक्राइब किया और फिर उस ट्रांसक्रिप्शन को अपने बार पढ़ के फिर कुछ आइडिया जनरेट हुए जिनको थीसिस में लिखा है। तो क्लासिकल तरीका तो यही है। एक बार आपके ट्रांसक्रिप्शंस बन जाते हैं तो आप कंप्यूटर पैकेजेस भी यूज कर सकते हैं, एटलस, एनबीओ, वो सब भी यूज कर सकते हैं। तो वो आप इसको यही कहिए कि ये क्वालिटेटिव है, आप ग्राउंडेड थ्योरी मत कहिए फिर, क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी में ये 2-4 महीने का काम नहीं लगता। Yes sir, build a theory it needs time. और ग्लेसर अगर अकेला होता बिना स्ट्रॉस के तो भी शायद ये काम करना मुश्किल हो जाता। जी बिल्कुल। 2 लोग बहुत समय तक ये लोग हॉस्पिटलों में, 6 हॉस्पिटलों में, और आप समझ सकते हैं कि पीडियाट्रिक्स में, जीरियाट्रिक में, इमरजेंसी, तो ये बड़ा काम, अगर उस तरह का काम करना तो ये बड़ा काम हो जाता है जो बाद में कर सकते हैं। जब आप कहीं फैकल्टी बन जाएंगे और आपके पास कोई समय की सीमितता नहीं होगी तब करें तो ज्यादा अच्छा हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अभी तो यही है कि 4 मार्च पे आप 4 मार्च का साहित्य ज्यादा पढ़िए, उससे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के डिफरेंट डायमेंशंस का पता होगा। और ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कोई एकदम अलग चीज है, वो हमको इस बात के लिए जागृत करता है कि हमारे परिणाम हमारे दृष्टिकोणों और हमारी बैकग्राउंड पे निर्भर करते हैं। ओके सर, जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस पूछे बच्चों ने, क्योंकि आपका बहुत ही रुचिपूर्ण ये व्याख्यान रहा। और सर मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन अब आपने लिस्ट दी है बुक्स की तो मैं कुछ अध्ययन प्रारंभ करूंगी। बहुत ही अच्छा लगा सर। और एक चीज और है सर, आजकल जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मिक्स करके भी ये लोग अपना शोध प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि क्वालिटेटिव की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो उस तरह से भी रिसर्चेज ट्रेंड कर रही हैं। तो थैंक यू सर। और हम लोग आगे भी। हाँ हेलो सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सर हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग में सर क्वालिटेटिव मतलब प्रोसेस मेथड ही तो यूज होगा। भैया एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि क्वांटिटेटिव में नंबर्स यूज करते हैं, और इसका मतलब कि नंबर के अंतर संबंधों का जो एक बीजगणित ऑलरेडी है मैथमेटिक्स में, हमारा एम ये होता है कि उसको लगा के अंत में गणितीय सूत्र तक जा सके, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक। जबकि शब्द क्वालिटेटिव का संबंध शब्दों से है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस के सबसे पहले जो उसके शब्द हैं, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, वही बताते हैं कि जो शब्द हैं उनके निश्चित अर्थ नहीं होते, अर्थों का समूह होता है। उन्हीं तो सर वो यही था कि
हमें यही प्रोसेस में हमारा जो मतलब सिनॉप्सिस जो तैयार होगी तो उसमें एक पॉइंट व्यू है, पूछा जा रहा है कि किस मेथड में आप काम करेंगे, कि आप हाँ। कौन से मेथड से मतलब सिनॉप्सिस में रखेंगे। राइट। तो यही हमारे टॉपिक के आधार पर ही तो क्वालिटेटिव यूज होता है ना। नहीं, हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये दो अलग विचारधाराएं हैं। क्वांटिटेटिव अगर आपको करना तो उसमें फिर आपको बड़ा साइंटिफिक डिजाइन और सैम्पलिंग और क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल वो सब करना चाहिए, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहिए। सर एक चीज और पूछना चाह रहा था, सैम्पलिंग का प्रयोग सर हमारे वहां में ड्राइंग में किस तरीके से होता है, हो सकता है मतलब किसमें सैम्पलिंग का प्रयोग हमारे मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग में किस तरीके से यूज होगा? अगर आप पेंटिंग का एनालिसिस कर रहे हैं हाँ, तो फिर उसका पर्पज होगा कि विभिन्नता, उसका जो लक्ष्य होगा सैम्पलिंग का वो विभिन्नता को सम्मिलित करना होगा। तो अलग अलग प्रकार की जो टेंडेंसीज हैं आज पेंटिंग में, उन सब टेंडेंसीज का रिप्रेजेंटेशन करने वाली पेंटिंग्स आपको लेनी पड़ेंगी, उनके हिसाब से पेंटर्स चुनने पड़ेंगे, है ना। कोई जैसे कोई कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है, राजा रवि वर्मा और हुसैन, तो उनमें क्या समानता है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। हम लोग फिर कभी जुड़ेंगे सर कंटेंट एनालिसिस और ये सब कुछ और विस्तार से समझने के लिए। आज सर आपने बहुत ही सरलतापूर्ण तरीके से ये विषय रखा, ग्राउंडेड थ्योरी, जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी। और सर फिर हम लोग इस मंच पर या वास्तविक मंच पर हम तो चाहेंगे कि कभी आप कानपुर आके हमारे कॉलेज में व्याख्यान दें तो और भी अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर, फिर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते।